राधे राधे आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम एडमिशन से रिलेटेड प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे। ओके, प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू एडमिशन। 8-10 पॉइंट है इसको लेकर। ठीक है, कई दफा मेंस में थ्योरेटिकली आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू एडमिशंस। तो इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स हैं, उनको आप एक बार देख लीजिए। नंबर 1 इज एडमिशन मस्ट बी क्लियर एंड स्पेसिफिक. It should not be vague and unambiguous. एडमिशन क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए, वो वेग या अनएम्बिगस नहीं होना चाहिए. सेकेंड, एडमिशन कैन बी मेड टू एनी पर्सन. एडमिशन किसी भी पर्सन को किया जा सकता है. स्ट्रेंजर, फ्रेंड, रिलेटिव, फैमिली मेंबर और इवन टू अ पुलिस ऑफिसर. ठीक है, लाइक आपने पुलिस ऑफिसर के आगे एडमिट किया कि जिस वीपन से डिसीज की डेथ कॉज हुई है वो वीपन कुछ दिन पहले ही मैंने मार्केट से खरीदा था. ठीक है, तो यहां आप क्या कर रहे हो, यहां आप पुलिस ऑफिसर के आगे एडमिशन कर रहे हो, यहां आप कन्फेशन नहीं कर रहे हो. मार्क माय वर्ड्स, यहां आप पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन नहीं कर रहे हो कि मैंने ही उस डिसीज की उस वीपन से डेथ कॉज करी है. नहीं, आप बस ये एडमिट कर रहे हो कि जिस वीपन से डिसीज की डेथ कॉज हुई है वो वीपन कुछ दिन पहले ही मैंने बाजार से खरीदा था. ठीक है. थर्ड पॉइंट इज एडमिशन कैन बी मेड इन थ्री मूड्स. एडमिशन 3 तरीके से किया जा सकता है. कौन कौन से हैं जी 3 तरीके? ओरल, डॉक्यूमेंट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. राइट, सेक्शन 17 में हमने यही तो डिस्कस किया था, याद है कि नहीं? सेक्शन 17, एडमिशन कैन बी मेड इन ओरल फॉर्म और रिटन फॉर्म, that is documentary form, or it can be made in electronic form. Oral means verbally, मौखिक तौर पर, right? बोल के किया गया एडमिशन. जैसे ए ने बी को स्टेट किया कि यार मुझे सी के 10,000 रुपए देने हैं, तो ये क्या है, ये ओरल फॉर्म में किया गया एडमिशन है. ओके. डॉक्यूमेंट मीन्स राइटिंग में किया गया एडमिशन. ठीक है, जैसे एक बनिए ने, एक लाला ने अपने बही खाते में एंट्री की कि मुझे एक्स का 10,000 रुपए देना है, तो ये क्या है, ये राइटिंग फॉर्म में किया गया एडमिशन है. ओके. इसी तरह एडमिशन कैन बी मेड इन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जैसे कि आपने देखा होगा कि बिजनेस पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए काफी सारी बिजनेस एप्स आजकल आ गई है ना, जैसे कि बही खाता ऐप, खाता बुक ऐप, है ना. अक्सर आपने इनका यूट्यूब पे ऐड भी देखा होगा. तो सपोज करके चलिए बनिए ने या लाला ने क्या किया, बही खाता ऐप डाउनलोड करी और उस बही खाते ऐप में एंट्री करी कि मुझे एक्स पर्सन का 10,000 रुपए देना है. तो यहां लाला ने क्या किया, यहां लाला ने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एडमिशन किया. राइट. तो जो भी एडमिशन आप इन एप्लीकेशंस के थ्रू करते हो दैट विल फॉल अंडर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. ओके. अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. एडमिशन बाय एजेंट इज बाइंडिंग ऑन पार्टी only in civil cases. Admission by agent is binding on party only in civil cases and not in criminal cases.
except section 30 when both the accused are jointly tried for the same offense. ओके तो क्या कहा इन्होंने, एजेंट के द्वारा किया गया एडमिशन केवल सिविल केसेस में ही बाइंडिंग होगा, ना कि क्रिमिनल केसेस में. ओके तो जैसे लॉयर और क्लाइंट का जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, प्रिंसिपल एजेंट का, राइट. जो लॉयर है वो क्या है, एजेंट है, और जो क्लाइंट है वो क्या है, प्रिंसिपल है, राइट. भाई लॉयर अपने क्लाइंट का एजेंट ही तो है. तो क्लाइंट के बिहाफ पर लॉयर के द्वारा किया गया एडमिशन सिविल केसेस में तो रेलेवेंट होगा, यानी सिविल केसेस में तो वो क्लाइंट पर बाइंडिंग होगा, लेकिन क्रिमिनल केसेस में लॉयर के द्वारा किया गया एडमिशन क्लाइंट पर बाइंडिंग नहीं होगा. ओके एक्सेप्ट सेक्शन 30 जब दोनों एक्यूज का सेम ऑफेंस के लिए जॉइंटली ट्रायल किया जा रहा है. ओके नेक्स्ट पॉइंट इज admission by agent binds the principal when एजेंट के द्वारा किया गया एडमिशन प्रिंसिपल को कब बाउंड करता है, when agent is authorized to make the statement, जब जो एजेंट है वो स्टेटमेंट करने के लिए ऑथराइज्ड है, और एजेंट को किसी भी तरीके से ऑथराइज किया जा सकता है, इधर बाय एक्सप्रेस और बाय इंप्लाइड. प्लस स्टेटमेंट इज मेड बाय द एजेंट ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएंसी ऑफ एजेंसी. ओके एजेंट ने वो स्टेटमेंट एजेंसी की कॉन्टिन्यूएंसी के दौरान करी हो. ठीक है तो इन दो कंडीशन के पूरा होने पर एजेंट के द्वारा किया गया एडमिशन प्रिंसिपल पर बाइंडिंग होगा. ओके नेक्स्ट पॉइंट इज एडमिशन कैन बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड. जो एडमिशन है वो एक्सप्रेस या इंप्लाइड किसी भी तरीके से किया जा सकता है. इंप्लाइड लाइक कंडक्ट, जैसे कि ऑर्डर 8 रूल 5. ऑर्डर 8 रूल 5 क्या स्टेट करता है, सीपीसी का ऑर्डर 8 रूल 5 क्या स्टेट करता है, कोई बता सकता है? तो आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं. अगर डिफेंडेंट अपने रिटन स्टेटमेंट में प्लेंटिफ की किसी एलिगेशंस को स्पेसिफिकली डिनाई नहीं करता, ठीक है ध्यान से सुनना, अगर डिफेंडेंट अपने रिटन स्टेटमेंट में प्लेंटिफ के किसी एलिगेशन को स्पेसिफिकली डिनाई नहीं करता तो उसे डीम्ड एडमिशन मान लिया जाता है. अगर आपने कोर्ट में प्रैक्टिस की है तो आपने देखा होगा डिफेंडेंट पैरावाइज प्लेंटिफ की हर एलिगेशन को या तो एडमिट करता है या डिनाई करता है या साइलेंट रहता है ना. अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आपने बहुत अच्छे से इस चीज को कनेक्ट कर लिया होगा. डिफेंडेंट अपने डब्ल्यूएस में प्लेंटिफ की हर एलिगेशन को या तो एडमिट करता है या डिनाई करता है या साइलेंट रहता है. तो अगर डिफेंडेंट प्लेंटिफ की किसी एलिगेशन को स्पेसिफिकली डिनाई नहीं करता, ठीक है, अगर डिफेंडेंट प्लेंटिफ की किसी एलिगेशन पर साइलेंट रहता है, उसे स्पेसिफिकली डिनाई नहीं करता है, तो उसे डीम्ड एडमिशन मान लिया जाता है. तो दैट विल फॉल अंडर एडमिशन कैन बी इंप्लाइड, दैट मींस बाय कंडक्ट. ओके और एक्सप्रेस तो देखो आप जानते हो, एक्सप्रेस को तो बताने की जरूरत है ही नहीं. एडमिशन कैन बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है, बोल के लिख के इस तरीके से जो किया हुआ एडमिशन है वो एक्सप्रेस एडमिशन में फॉल करेगा. ऑलराइट नेक्स्ट पॉइंट इज साइलेंट में अमाउंट टू एडमिशन
when there is a duty of a person to speak. Silent may amount to admission when there is a duty of a person to speak. जब एक पर्सन की बोलने की ड्यूटी है लेकिन वो वहां साइलेंट रहना ऑप्ट करता है तो अब उसे एडमिशन मान लिया जाएगा. जैसे एग्जाम्पल के लिए सेक्शन 8 इलस्ट्रेशन जी. तो क्या कहता है जी सेक्शन 8 का इलस्ट्रेशन जी? आइए देखते हैं. तो चलिए एक बार इलस्ट्रेशन जी रीड कर लेते हैं. द क्वेश्चन इज वेदर ए ओज बी ₹10,000. द फैक्ट्स that A asked C to lend him money and that D said to C in A's presence and hearing, I advise you not to trust A, for he owes B 10,000 rupees, and that A went away without making any answer are relevant facts. तो क्या कहा जी? क्वेश्चन ये है कि क्या A को B के 10,000 रुपए देने हैं. क्वेश्चन इज वेदर A owes B ₹10,000. क्या ए को बी के 10,000 रुपए देने हैं. फैक्ट क्या है? द फैक्ट इज ए ने सी से कहा कि मुझे पैसे उधार दे दो. ए आस्क्ड सी टू लेंड हिम मनी. और डी ने ए की मौजूदगी में ही सी से कहा कि भैया मेरी मानो तो ए पर भरोसा मत करो क्योंकि उसे बी के भी 10,000 रुपए देने हैं. ए आस्क्ड सी टू लेंड हिम मनी एंड द डी सेड टू सी in A's presence and hearing. डी ने ए की मौजूदगी में ही सी से कहा कि भैया आई एडवाइज यू नॉट टू ट्रस्ट ए, कि मेरी मानो तो ए पर भरोसा मत करो क्योंकि उसे बी के भी 10,000 रुपए देने हैं. और इतना सुनते ही ए चुपचाप बिना कुछ कहे वहां से चला गया. एंड दैट ए वेंट अवे विदाउट मेकिंग एनी आंसर. तो ये क्या है? ये एडमिशन बाय साइलेंट है. वरना आप खुद सोचिए अगर ये जो स्टेटमेंट है ये सच नहीं होती तो ए डी की कही हुई बात को कन्फ्रंट जरूर करता. ए जरूर ये कहता कि तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम होते कौन हो मेरे बारे में इस तरह की बातें करने वाले, राइट? पर ए का कुछ ना बोलना और वहां से चुपचाप चले जाना यही तो दर्शा रहा है कि डी ने जो स्टेटमेंट सी को करी है वो बिल्कुल सही है, राइट? भाई सपोज करके चलिए मेरी क्लास में हम 3 लोग बैठे हैं, ठीक है? ये आप है, ये आपका फ्रेंड है और ये मैं हूं, ठीक है? या इनको हम नाम दे देते हैं एक्स वाई, ठीक है? अब मैं आप ही की मौजूदगी में आपके फ्रेंड को ये बता रहा हूं, यानी अब मैं एक्स की मौजूदगी में वाई को ये बता रहा हूं कि एक्स जो है वो बड़ा बेकार इंसान है, वो पैसे लेने के बाद गायब हो जाता है. तो मैं आप ही की प्रेजेंस में आपके फ्रेंड को बोल रहा हूं कि वो आप पे भरोसा ना करे, पैसों के लेन देन में आप एक अच्छे व्यक्ति नहीं हो. तो आप ही मुझे बताइए अगर मेरी ये स्टेटमेंट सुन के आप वहां से चुपचाप खिसक लेते हो तो ये यही तो शो कर रहा है कि जो मेरी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सच है ना? वरना क्या आप मेरी स्टेटमेंट को कन्फर्म नहीं करते? क्या आप ये नहीं कहते कि सर आप होते कौन हो इस तरह की स्टेटमेंट देने वाले? आपको क्या ही पता कि मेरा जो लेन देन है वो कैसा है और कैसा नहीं है? बात समझ रहे हो ना? तो आपका वहां चुपचाप खिसक जाना ये क्या है? ये एडमिशन बाय साइलेंट ही तो है. भाई जब एक पर्सन की बोलने की ड्यूटी है लेकिन वो वहां चुप रहना पसंद करता है तो अब उसे एडमिशन मान लिया जाएगा. ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट इज एडमिशन ऑलवेज गोज अगेंस्ट द मेकर ऑफ इट एंड नॉट इन हिज फेवर. एडमिशन हमेशा मेकर के अगेंस्ट में यूज किया जाता है ना कि उसके फेवर में. बट देयर आर 3 एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल contained in which section? Very good. Contained in section 21, where it could be used by the person in his favor.
लेकिन सेक्शन 21 इस जनरल रूल के 3 एक्सेप्शन से डील करता है जहां अपने फेवर में किया गया एडमिशन प्रूव किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज एडमिशन मस्ट बी एग्जामाइंड एज अ होल एंड नॉट इन पार्ट्स। ठीक है, यानी मेकर की पूरी स्टेटमेंट को ऑल टुगेदर कंसिडर किया जाएगा। राइट, लाइक आप ऐसा नहीं कर सकते कि मेकर की आधी स्टेटमेंट को तो आप एडमिट कर लो और बाकी की जो आधी स्टेटमेंट है इसको रिजेक्ट कर दो। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। ओके, सिक्स्थ इज एडमिशन बाइंड्स द मेकर on question of fact and not on question of law। एडमिशन केवल और केवल क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पर ही मेकर को बाइंड करता है, ना कि क्वेश्चन ऑफ लॉ पर। ऑलराइट, और बाकी देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट को बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एज सच मीन्स में इस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन नहीं आता। ऑलराइट, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। हाँ, पर साथ में आप ये लिख सकते हो, हाउएवर अंडर इंग्लिश लॉ एडमिशन ऑफ लॉ इज रेलेवेंट। दैट मीन्स अंडर इंग्लिश लॉ एडमिशन बाइंड्स द मेकर ऑन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एज वेल एज ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ। नेक्स्ट पॉइंट, एडमिशन आर रेलेवेंट बोथ इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। जो एडमिशन है वो सिविल और क्रिमिनल दोनों ही केसेस में रेलेवेंट है। देखो यार, ये तो आप जानते ही हो कि जो एडमिशन है वो जनरली सिविल केसेस में किया जाता है ना। एडमिशन जनरली सिविल केसेस में ही किया जाता है कि जैसे मेरे को उसके इतने पैसे उधार देने हैं या जो प्रॉपर्टी है वो उसकी है। ठीक है, तो बेसिकली जो एडमिशन है वो सिविल केसेस में ही किया जाता है, लेकिन कई दफा क्रिमिनल केसेस में भी एडमिशन किया जाता है। क्रिमिनल केसेस में एडमिशन कैसे किया जाता है? जैसे ए ने एडमिट किया कि जिस जहर से बी की डेथ हुई है वो जहर मैंने कुछ ही दिन पहले मार्केट से खरीदा था। ठीक है, ए क्या कह रहा है? ए एडमिट कर रहा है कि जिस जहर से बी की डेथ हुई है वो जहर कुछ दिन पहले ही मैंने मार्केट से खरीदा था। तो यहां पर ए ये कन्फेस नहीं कर रहा कि मैंने ही बी की डेथ कॉज करी है या मैंने ही बी को जहर देके मारा है। नहीं, बल्कि ए केवल ये एडमिट कर रहा है कि जिस जहर से डिसीज की डेथ हुई है वो जहर कुछ दिन पहले ही मैंने मार्केट से खरीदा था। डिफरेंस समझ रहे हो ना आप? डिफरेंस क्रिएट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? ए यहां पर ये नहीं कह रहा कि मैंने ही बी को जहर देके मारा है, नहीं, बल्कि ए ये कह रहा है कि जिस जहर से डिसीज की डेथ हुई है वो जहर मैंने कुछ दिन पहले ही मार्केट से खरीदा था। एंड चूंकि एडमिशन आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द फैक्ट एडमिटेड, देयरफॉर एक कॉन्ट्ररी एविडेंस लीड करके इस फैक्ट को रिबट कर सकता है। लाइक ये दिखा सकता है कि मैंने वो जहर चूहे मारने के लिए खरीदा था। ओके भाई, ये तो आपको पता है ना कि जो एडमिशन है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। एडमिशन की वीडियो में हमने बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया था, याद है कि नहीं? जो एडमिशन है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होते। किस चीज का कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होते? जिस फैक्ट को या जिस मैटर को वो एडमिट कर रहे हैं। एक काम करिए, नेक्स्ट पॉइंट में आप इसी को लिख लीजिए, एडमिशन इज नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ फैक्ट एडमिटेड। दैट मीन्स मेकर जिसने वो एडमिशन किया है, जिसने अपने अगेंस्ट में कोई एडमिशन किया है, जिसने अपने अगेंस्ट में कोई कथन किया है, वो एविडेंस लीड करके उस कथन को रिबट कर सकता है, अपने उस स्टेटमेंट को रिबट कर सकता है। लाइक वो एविडेंस प्रोड्यूस करके दिखा सकता है कि जो एडमिशन मैंने किया है वो अनट्रू है, या वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में किया गया है, या वो कोअर्शन में किया है। ठीक है, मेकर ने जो भी स्टेटमेंट अपने अगेंस्ट में की है
वो कॉन्ट्ररी एविडेंस लीड करके अपनी उस स्टेटमेंट को डिस्प्रूव कर सकता है। यानी वो कॉन्ट्ररी एविडेंसेस लीड करके दिखा सकता है कि जो स्टेटमेंट मैंने करी है वो अनट्रू है, वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में करी है या वो कोर्सन में करी है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि जो एडमिशन है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होते, किस चीज के, ऑफ द फैक्ट एडमिटेड। और ये चीज कहां डिक्लेयर की हुई है, अंडर सेक्शन 31। सेक्शन 31 डिक्लेयर्स दैट एडमिशन आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द फैक्ट एडमिटेड। भाई कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब क्या है? क्या मतलब है कंक्लूसिव प्रूफ का? दैट कोर्ट शैल नॉट अलाउ द पार्टी टू लीड एविडेंस इन ऑर्डर टू डिस्प्रूव दैट फैक्ट। राइट? पर एडमिशन के केस में क्या हो रहा है कि जो मेकर है यानी जो एडमिशन करने वाला व्यक्ति है वो कोर्ट में कॉन्ट्ररी एविडेंसेस लीड करके अपने द्वारा किए गए एडमिशन को डिस्प्रूव कर सकता है। तो इसका मतलब इट इज नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ। आर यू गेटिंग? क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एन एडमिशन ऑफ अ ग्रेवली इंक्रिमिनेटिंग फैक्ट even a conclusively incriminating fact is not in itself a confession। एक काम करते हैं, इसको टेक्स्ट फॉर्म में देख लेते हैं, शायद अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो देखो ये रहा, एन एडमिशन ऑफ अ ग्रेवली इंक्रिमिनेटिंग फैक्ट इवन अ कंक्लूसिवली इंक्रिमिनेटिंग फैक्ट इज नॉट इन इटसेल्फ अ कन्फेशन। क्या मतलब है जी इसका? यानी सपोज करके चलिए, इफ आई एडमिट आई वॉज देयर व्हेन द मर्डर टुक प्लेस, जिस समय डिसीज का मर्डर हुआ मैं उस समय उसी स्थान पर मौजूद था। या आई एडमिट कि जिस जहर से डिसीज की डेथ हुई है वो जहर कुछ दिन पहले ही मैंने मार्केट से खरीदा था। तो बेशक से यहां मैं कंक्लूसिवली इंक्रिमिनेटिंग फैक्ट्स को एडमिट ही क्यों ना कर रहा हूं, बावजूद इसके हम इन स्टेटमेंट्स को कन्फेशन ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेशक से यहां मैं कंक्लूसिवली इंक्रिमिनेटिंग फैक्ट को एडमिट ही क्यों ना कर रहा हूं, मैं अपने अगेंस्ट में ही क्यों ना स्टेटमेंट दे रहा हूं, लेकिन हम इन स्टेटमेंट्स को कन्फेशन ट्रीट नहीं कर सकते। समझ में आया? कन्फेशन हम कब ट्रीट करते? जब एक्यूज ये एडमिट करता कि हां जिस जहर से डिसीज की डेथ हुई है वो जहर मैंने ही डिसीज को दिया था। समझ में आया? डिफरेंशिएट कर पा रहे हो ना? वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट इज एडमिशन ड्यूली प्रूव्ड आर एडमिसिबल एविडेंस। एडमिशन ड्यूली प्रूव्ड आर एडमिसिबल एविडेंस, यानी जो एडमिशन कोर्ट में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से या फिर विटनेस के द्वारा प्रूव किए गए हैं तो अभी एडमिसिबल एविडेंस माने जाएंगे इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट द मेकर अपीयर्ड इन द विटनेस बॉक्स और नॉट। ठीक है, जो एडमिशन कोर्ट में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से, यानी जिस बही खाते में लाला ने वो एडमिट किया था कि मुझे एक्स के इतने पैसे देने हैं, तो अगर इस एडमिशन को कोर्ट में बही खाते के थ्रू प्रूव कर दिया जाता है या फिर विटनेस के थ्रू प्रूव कर दिया जाता है, यानी जिस थर्ड पर्सन को पार्टी ने एडमिट किया था उस थर्ड पर्सन को एज अ विटनेस कोर्ट में कॉल करके एडमिशन को प्रूव कर दिया जाता है, तो अब ये एडमिसिबल एविडेंस माने जाएंगे इररेस्पेक्टिव द फैक्ट कि वो जो मेकर है वो विटनेस बॉक्स में अपीयर होता है या फिर नहीं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, जनरली एडमिशन बाय स्ट्रेंजर आर नॉट रेलेवेंट। जनरली स्ट्रेंजर के द्वारा किया गया एडमिशन रेलेवेंट नहीं होता। भाई जनरल रूल क्या है कि मेकर के बिहाफ पर किसी स्ट्रेंजर के द्वारा किया गया एडमिशन रेलेवेंट नहीं होता। राइट, जनरल रूल यही है। बट सेक्शन 19 एंड सेक्शन 20 deals with two exceptions of this general rule.
where admission by strangers are also relevant. तो क्या बताया इन्होंने? जनरली मेकर के बिहाफ पर स्ट्रेंजर के द्वारा किया गया एडमिशन रेलेवेंट नहीं है, लेकिन सेक्शन 19 और सेक्शन 20 इस जनरल रूल के दो एक्सेप्शन से डील करते हैं जहां पर स्ट्रेंजर के द्वारा किया गया एडमिशन रेलेवेंट माना जाता है. राइट? जैसे अगर आपको याद हो तो सेक्शन 20 में घोड़े वाला एग्जांपल, ए ने बी से पूछा क्या ये जो आपका घोड़ा है सही है नहीं. अब बी ने कहा सी जो कि बचपन से इस घोड़े की देखभाल करता आ रहा है, आप जाके उससे पूछिए, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैं तो बस इसका मालिक हूं. लेकिन जो केयर टेकर है वो सी है. अब ये सी के पास चला जाता है. अब ये सी से पूछता है क्या जो घोड़ा है ठीक है या नहीं. तो जो भी स्टेटमेंट सी उस घोड़े के रिगार्डिंग ए को करता है, देन दैट विल बी ट्रीटेड एज एन एडमिशन बाय बी. यानी कुल मिला के बी सी की स्टेटमेंट से उसी तरह बाउंड होगा जैसे वो स्टेटमेंट उसने खुद ए को करी हो. ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, एडमिशन एक्ट एज अ वेवर ऑफ प्रूफ. Admission act as a waiver of proof. That means if a party has admitted a fact, it dispenses with the necessity of proving it. If a party has admitted a fact, अगर एक पार्टी किसी फैक्ट को एडमिट कर लेती है तो अब उस चीज को, अब उस पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है. It dispenses with the necessity of proving it. ओके? इसके रेस्पेक्ट में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो सेक्शन 58 फैक्ट एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड. जो फैक्ट पार्टी ने एडमिट कर ली है उन फैक्ट्स को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है. ओके? नेक्स्ट पॉइंट, एडमिशन इज अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस. सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस हियर मींस, यहां पर सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस का मतलब यह नहीं है कि आप उस एडमिशन के बेसिस पर मेकर को कन्विक्शन कर दोगे. नहीं, यहां पर सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस का मतलब केवल और केवल स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस से है. ठीक है? और स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस क्यों है? क्योंकि जनरली कोई भी पर्सन अपने अगेंस्ट में स्टेटमेंट नहीं करता, और अगर वो ऐसा करता है तो लॉ ये प्रिज्यूम करके चलता है कि वो सच कह रहा है. ओके? ऑलरेडी हम इसको एडमिशन की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. राइट? नेक्स्ट पॉइंट, एडमिशन में ऑपरेट एज अ स्टॉपल. सेक्शन 31. एडमिशन क्या करता है? एडमिशन में ऑपरेट एज एस्टॉपल. सेक्शन 31 ऑफ इंडियन एविडेंस. ओके? बाकी जब हम एस्टॉपल डिस्कस कर लेंगे तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ठीक है? तो अभी के लिए आप इसको स्किप कर देना. एंड लास्ट पॉइंट इज एडमिशन इज अ वीक पीस ऑफ एविडेंस. एडमिशन वीक पीस ऑफ एविडेंस क्यों है? क्योंकि मेकर यानी एडमिशन करने वाला व्यक्ति कॉन्ट्ररी एविडेंसेस लीड करके अपने किए गए एडमिशन को डिस्प्रूव कर सकता है. ठीक है? यानी मेकर कॉन्ट्ररी एविडेंस लीड करके दिखा सकता है कि जो एडमिशन मैंने किया है वो अनट्रू है या वो फॉल्स है. तो इसलिए जो एडमिशन है वो वीक पीस ऑफ एविडेंस भी है. ओके? तो देखो जी, ये कुछ 13-14 पॉइंट्स हैं जो एडमिशन के प्रिंसिपल से रिलेटेड है. ऑलराइट? तो अगर मेंस के एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो आप इन सभी 14-15 पॉइंट्स को मेंशन करके आइएगा. ठीक है? तो चाहो तो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं इन सभी पॉइंट्स को. पॉइंट नंबर 1 इज एडमिशन मस्ट बी क्लियर एंड स्पेसिफिक. इट शुड नॉट बी वेग एंड अनएम्बिगस. सेकंड, एडमिशन कैन बी मेड टू एनी पर्सन. दैट मींस इट कैन बी मेड टू स्ट्रेंजर, फ्रेंड, रिलेटिव, फैमिली मेंबर, पुलिस ऑफिसर, एक्सेट्रा. थर्ड, admission can be made in 3 modes. And what are these 3 modes? Oral, documentary and electronic form. इसी तरह ये जो पॉइंट है that admission by agent is binding on party only in civil cases
एंड नॉट इन क्रिमिनल केसेस। ये भी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन इज सेक्शन 30, जब दोनों एक्यूज को सेम ऑफेंस के लिए जॉइंटली ट्राई किया जा रहा है। इसी तरह जो नेक्स्ट पॉइंट है, एजेंट के द्वारा किया गया एडमिशन प्रिंसिपल को कब बाउंड करेगा, जब जो एजेंट है वो स्टेटमेंट को करने के लिए ऑथराइज्ड है, प्लस वो जो स्टेटमेंट है कब करी गई है, एजेंसी की कॉन्टिन्यूएंसी के दौरान। ओके। फोर्थ, एडमिशन कैन बी expressed or implied that will fall under conduct order 8 rule 5. Next, silence may amount to admission when there is a duty of a person to speak. Next point, admission always goes against the maker of it and not in his favor, but there are 3 exceptions to this general rule contained in section 21 where it could be used by the person in his favor. Next point, admission must be examined as a whole and not in parts. Next point, admission binds the maker on the question of fact and not on question of law. बाकी देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर अगर आपके माइंड में कोई डाउट है तो जब हम एस्टोपल को डिस्कस करेंगे तो वहां पर भी ठीक इसी तरह का एक पॉइंट उठता है। ठीक है, तो वहां पर हम इस चीज को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, तभी पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, admission are relevant both in civil and in criminal cases. Next point, admission is not conclusive proof of fact admitted. Next point, admission duly proved are admissible evidence. Next, generally admission by stranger are not relevant, but section 19 and 20 deals with 2 exceptions of the general rule where admission by stranger are also relevant. Next point, admission act as a waiver of proof. That means if a party has admitted something, it dispenses with the necessity of proving it. Next point, admission is a substantive piece of evidence, and substantive here means strong piece of evidence. And next point is admission may operate as estoppel, section 31. And last one is admission is a weak piece of evidence. All right. तो देखो ये कुछ पॉइंट्स हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो प्रीलिम्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इन सभी पॉइंट्स को बहुत अच्छे से करके जाइएगा। जैसे ये जो पॉइंट है, एडमिशन कैन बी मेड टू एनी पर्सन। लाइकवाइज एडमिशन कैन बी मेड इन 3 मोड्स, ओरल, डॉक्यूमेंट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। लाइकवाइज एडमिशन कैन बी एक्सप्रेस्ड और implied. Similarly, silent may also amount to admission. कब? When there is a duty of a person to speak. Likewise, admission always goes against the maker of it and not in his favor. Likewise, admission binds the maker on question of fact and not on question of law. फिर ये जो पॉइंट है, admission are relevant both in civil and criminal cases. फिर नेक्स्ट ये जो पॉइंट है, admission is not conclusive proof of fact admitted. फिर जो पॉइंट है कि जनरली एडमिशन बाय स्ट्रेंजर आर नॉट रेलेवेंट। द नेक्स्ट इज एडमिशन एक्ट एज अ वेवर ऑफ प्रूफ। फिर एडमिशन में ऑपरेट एज अ एस्टोपल एंड एडमिशन इज अ सब्स्टेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। ये क्वेश्चन तो हरियाणा के प्रीलिम्स में पूछा गया था, हरियाणा जुडिशरी 2021, जिसका एग्जाम नवंबर में कंडक्ट किया गया था। आप देखना उसको, उस एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है। लास्ट वन इज एडमिशन इज अ वीक पीस ऑफ एविडेंस। ठीक है, तो ये एडमिशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है। अगर मेंस में एडमिशन से रिलेटेड कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो अब मुझे लगता है आपके पास 15-16 पॉइंट्स हैं, जो कि मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, और याद रखना प्रीलिम्स के लिए भी ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई गेस अब आपको एडमिशन को लेकर किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होगा, और इसी के साथ आपके पास एडमिशन के रेफरेंस में बहुत ही अच्छा कंटेंट अवेलेबल है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आया है तो आपको डिसलाइक करने का भी पूरा राइट है। और प्लीज आप लोग कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में मैं अपने आप को और इंप्रूव कर सकूं।
और अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियोस में किसी भी तरह का मैं चेंज करूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा चीजों को आपके अकॉर्डिंग चलाने की। स्पेशल थैंक्स टू माय गुरु नेहा सिंह, जिन्होंने ईयर 2018 में इंडियन एविडेंस एक्ट का अपना ज्ञान मेरे साथ साझा करके मुझे लेक्चर बनाने के काबिल बनाया। अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला है और आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप मुझे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये है मेरा क्यूआर कोड, आप किसी भी ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन के थ्रू मुझे पेमेंट कर सकते हैं। और याद रखना, ये कंट्रीब्यूशन जो भी आप करोगे ये केवल सोसाइटी के लिए यूज किया जाएगा, जैसे कि गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, एक्सेट्रा। बिकॉज आई बिलीव दिस कंट्रीब्यूशन इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल ओनली। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इंस्टाग्राम पे मैं अक्सर लाइव भी आता हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शेयर करता हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। जय हिंद, जय भारत।